चलिए आज हम बात करते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये चार धाम हम कैसे जाएं, क्या क्या प्लानिंग करें, टैक्सी चयन कैसे करें, होटल चयन कैसे करें, ट्रैवल एजेंसी चुने या नहीं चुने, और उत्तराखंड सरकार की क्या क्या कमियां हैं इसमें, किस तरह से हम पूरा प्लान कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम प्लान करते हैं, हमारे दिमाग में प्लान आता है कि हम चार धाम यात्रा करने जा रहे हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। सबसे पहले जब भी रजिस्ट्रेशन खुले, आपको सबसे पहले अपनी डेट लेना है। चारों धाम के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट की साइट होती है, वहाँ पर आपको डेट लेना है। और ध्यान रखिए कि डेट लेने के बाद इमीडिएटली आप ट्रेन का रिटर्न टिकट और जाने का और आने का टिकट पहले से ही बुक करें, क्योंकि वहाँ से आने के लिए और यहाँ से जाने के लिए जब पट खुलते हैं तब की तारीख में काफ़ी ज़्यादा रश होता है और टिकट मिलना जस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और उस भरोसे पे ट्रेवल एजेंट बहुत 3 गुना तक पैसा लेते हैं हमसे। बस की बात करें तो बस में भी 3 गुना तक भाव चलता है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करें तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट की साइट पर रजिस्ट्रेशन करें। उसके इमीडिएट बाद हम लोग ट्रेन के, बस के टिकट कर लें, क्योंकि आने जाने में दिक्कत होती है। यदि आप अपनी खुद के व्हीकल से जाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, बट मेरे एक ही समझाइश रहेगी कि आप अपने व्हीकल से जाइए तो सिर्फ हरिद्वार तक जाइए, इसके आगे नहीं जाइए, क्योंकि उसके आगे थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है। हमारे यहाँ के ड्राइवर किस तरह से क्या चलते हैं, ओवरटेकिंग करते हैं, लेन में नहीं चलते हैं। वहाँ के जो ड्राइवर्स हैं वो पूरी तरह से सतर्क रह के चलते हैं, पूरी तरह से ढंग से चलते हैं, सीधे चलते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि हम लोग आगे क्या करें। हरिद्वार तो हम लोग पहुँच गए, उसके आगे क्या करें। मैं इस साल 4 धाम यात्रा पे गया था, तो मेरे मन में यही सवाल था कि उसके आगे मैं कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, किस तरह से जाऊंगा, क्या नहीं करूंगा। काफ़ी ट्रैवल एजेंसी से मैंने बात करी, काफ़ी ट्रैवल एजेंसी के मेरे पास में कोटेशन भी आए, और सबके सब कुछ आए हैं, कोटेशन भी आए हैं। किसी का कम आया है, किसी का ज़्यादा आया है, कोई कम करने को रेडी है, कोई डिलक्स देने को तैयार है। सब में बड़ी बात है कि ट्रैवल एजेंसी जो भी रहती है उनका सबसे बड़ा पैसा रहता है होटल में। तो मैंने जितनी भी ट्रैवल एजेंसी से बात करी, वो सब लोग एक ही चीज़ पर फोकस कर रहे थे कि आप होटल लेके जाइए, वहाँ पर होटल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप होटल लेके जाइए, उसमें खाना इंक्लूड रहता है, सुबह का नाश्ता, रात का खाना, दोनों इंक्लूड रहता है, होटल में स्टे इंक्लूड रहता है। अब बात यहाँ पर आती है कि वो अपने अकॉर्डिंग पूरा प्लान करते हैं। 9 से 10 दिन का जो भी प्लान करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं। जहाँ पर उनको होटल देना चाहिए वो अपनी होटल वहीं पर देते हैं, जितने दिन होटल रुकना चाहिए वहीं रुकते हैं। ड्राइवर सुनते नहीं है, वहाँ पर जाने के लिए 12-12 घंटे तक ट्रैवल करवाते हैं, यात्रियों को परेशान हो जाते हैं। अपन चाहे रुकना कि कहीं और रुक जाए, बट उनकी होटल ऑलरेडी बुक रहती है। उनकी बुक की हुई होटल में ही हमको स्टे करना पड़ता है, उनकी बुक की हुई होटल में जिस तरह से है वही खाना पड़ता है, और उसके में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है हमको, क्योंकि हम लोग उसमें कुछ भी बोल नहीं सकते। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हरिद्वार तक जाइए। हरिद्वार में आप टैक्सी कीजिए, सिर्फ टैक्सी कीजिए, ट्रैवलर कीजिए या छोटी गाड़ी कीजिए। कम लोग हो तो छोटी गाड़ी कीजिए, पर डे पे मिलती है देखो गाड़ियाँ। और कभी यहाँ से आप गाड़ी कर रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर स्कैम बहुत चलता है। ध्यान रखिए कि उनको 5 से 10 हज़ार रुपये से ज़्यादा ना दीजिए। इससे ज़्यादा देंगे तो कोई स्कैमर लेके भाग जाएगा या कुछ होगा, तो फिर उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। वहाँ की उत्तराखंड गवर्नमेंट की पुलिस भी इसमें हाथ नहीं डालती है। अभी बात होती है कि ड्राइवर क्या करते हैं। ड्राइवर ये करते हैं कि पैकेज में कभी आपने बुक करा, जिसे मैंने खुद ने पैकेज में बुक किया था, तो ड्राइवर को एक 10 दिन का टारगेट मिल गया था कि 10 दिन में मुझे वापस आना है। हम लोग जहाँ बोलते थे वहाँ नहीं रुकता था वो। हम लोगों ने बोला कि इसके आगे रुकना है, नहीं रुकता है, उसके आगे नहीं रुकना है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मुझे उसके टाइम के अनुसार हमको चलना पड़ता है, यानी हमारी टाइम की कोई कीमत नहीं रहती है। दूसरी बात, होटल जो ट्रैवल एजेंसी ने करी है वही की वही करना पड़ती है, खाना वही की वही होता है, नाश्ता वही की वही होता है, मतलब कुछ होता नहीं है। क्योंकि नाश्ता सुबह सुबह क्या होता है कि हमको यदि यमुनोत्री में दर्शन के लिए जाना है तो सुबह जल्दी उठ के जाना पड़ता है। होटल से नाश्ता जल्दी मिलता नहीं है, तो नाश्ते का सवाल ही नहीं होता है।
गंगोत्री में भी सेम इशू होता है, केदारनाथ में भी सेम और बद्रीनाथ में भी सेम। तो ये 4 धाम में जो सेम इशू होता है वो नाश्ते का होता है। तो नाश्ता लेने से मैपी मील बोलते हैं ये लोग, मैपी मील लेने से कोई भी फायदा नहीं है। दूसरी बात हम बात करते हैं कि कभी आप ट्रेवल एजेंसी चुनते हैं, चलिए आपने मान लिया कि आपने ट्रेवल एजेंसी चुन भी ली। ट्रेवल एजेंट क्या करते हैं कि आपको गाड़ी की कोई और फोटो दिखाएंगे, वहां पर गाड़ी कोई और मिलेगी, होटल कोई और फोटो दिखाएंगे, होटल कोई और मिलेगी। तो आप एक काम कीजिए कि जो उनसे गाड़ी का फोटो मंगा लीजिए, गाड़ी का नंबर मंगा लीजिए और गाड़ी वही की वही होना चाहिए। उनसे ये बात क्लियर कर लीजिए कि गाड़ी हमें यही चाहिए, ज्यादा पुरानी गाड़ी नहीं होना चाहिए। पंचर होने का, खराब होने का पहाड़ों पे काफी डर होता है गाड़ी का, क्योंकि खराब रोड है, पथरीला रोड है, पंचर होती है, अपना ही टाइम खराब होता है, वो लोग कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। सेकंड, होटल की पहले फोटो मंगा लीजिए कि होटल यही होना चाहिए और इसी होटल में हम रुकेंगे तो ही आगे पैसा देंगे, या तो फिर हमको इसका बुकिंग दे दीजिए कि इस तारीख को हमारा बुकिंग है तो इसी होटल में हमारी बुकिंग होना चाहिए, इस होटल में स्टे होना चाहिए। और खाने का एक बार पूछ लीजिए कि खाना किस तरह से होगा, तो वही कीजिए। सेकंड, मेरा ओपिनियन जो है वो सिर्फ आप गाड़ी करके जाइए, होटल और खाना तो इजीली मिल जाता है वहाँ पर। ट्रेवल एजेंट सब डराते हैं कि आपको होटल नहीं मिलेगी, रश काफ़ी है और ये नहीं मिलेगा। जिस हिसाब से होटल मिलती है, आप अपने बजट होटल ढूंढ सकते हैं। आप थोड़ा सा पैकेज बढ़ाते हैं तो थोड़ा अच्छा होटल ढूंढ सकते हैं और काफ़ी अच्छे होटल भी है वहाँ पर। तो होटल की कोई समस्या नहीं है वहाँ पर, आप होटल ढूंढिए, खाना ढूंढिए, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी कीजिए, गाड़ी बट वही कीजिएगा जो आपको दिखाई गई है। गाड़ी का ज़्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए, 1-2 साल पुरानी होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी में पंचर वगैरह का काफ़ी डर होता है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि हमें टैक्सी चयन कैसे करना है। होटल ट्रैवल एजेंसी के थ्रू ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी उनको बोले कि हमको सिर्फ टैक्सी दे दीजिए, पर डे के हिसाब से हमारे जितने दिन लगेंगे हम उस हिसाब से टैक्सी का भाड़ा दे देंगे। टूर होता है 9-10 दिन का, 11 दिन का, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड चीज आती है, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन होता है आप उसी दिन पहुंचिए वहां पर। हमारा क्या हुआ था कि हम लोगों ने जिस दिन 26 का रजिस्ट्रेशन था हमारा, हम 28 को पहुंचे थे। हाँ, तो हम लोग 28 को पहुंचे थे। अब 28 को पहुंचने में क्या हुआ था, जब वो हरिद्वार से निकलने के बाद जो रजिस्ट्रेशन होता है वहां पर उन लोगों ने चेक किया और उन्होंने हमको 3 धाम के दे दिए। हमारा बुकिंग 4 धाम का था, बट उन्होंने यमुनोत्री काट दिया। अब यमुनोत्री काट तो दिया उन्होंने, हमने ड्राइवर से रिक्वेस्ट किया, काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद हम लोग पहुंच गए यमुनोत्री, और यमुनोत्री में दर्शन वगैरह सब हो गए हमारे, सब कुछ हो गया, 4 धाम की यात्रा। बट आपसे अनुरोध है कि आप लोग टाइम पे पहुंचिए, तो ही आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी और सब कुछ चलेगा अच्छे से। अब थर्ड चीज आती है हमारे पास कि उत्तराखंड गवर्नमेंट की क्या क्या कमियां हैं इसमें। मैंने आपको बताया कि हमारा 3 धाम का रजिस्ट्रेशन था, यमुनोत्री का हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं था। उसके बाद भी हम लोग जो उनका चेक पोस्ट है वो क्रॉस किए, उन्होंने बिना देखे हम लोगों को जाने दिया। ऊपर गए हम लोग यमुनोत्री दर्शन करने, तब बिना देखे मेरा खुद के रजिस्ट्रेशन 3 बार स्कैन होने के बाद में 12 लोग अंदर गए। यानी कि स्कैन प्रॉपरली करते नहीं है वो, आप एक स्कैन करोगे तो 12 लोग अंदर चले जाएंगे, कुछ भी प्रॉपरली नहीं है वहाँ पर। यमुनोत्री में से दिक्कत है ये वाली। यमुनोत्री में आपको दर्शन करना है तो वहाँ पर यमुनोत्री में जैसे ही आप अंदर रजिस्ट्रेशन करके स्कैनिंग करके नीचे जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे पंडित मिलेंगे आपको, 1200-1500 रुपये पर हेड बोलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं वहाँ पर जाना है, आप ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद 100 रुपये में आपको दर्शन कर सकते हैं कि यदि आपको जल्दी है तो, अदरवाइज लाइन में लगिए, 3 से 4 घंटे में नंबर इजीली आ जाता है। 100 रुपये नहीं तो पंडित को दीजिए, पीछे के रास्ते से ले जाके वो आराम से दर्शन करवा देता है। वहाँ पर हॉट स्प्रिंग है, यानी कि गर्म पानी का कुंड है, वहाँ पर नहाइए, आराम से इजीली दर्शन होते हैं। और चढ़ के जाइए, चढ़ के उतरिए, पूरा दिन लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हो जाता है, इजीली मैनेज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड आता है गंगोत्री। गंगोत्री में हमारे साथ भी यही हुआ था कि गंगोत्री में भी सेम इशू था कि 1500 रुपये एक पर्सन के VIP दर्शन के मांग रहे थे, बट आखिरी में अंदर देना पड़ते, ये देना पड़ते 1200 आई थिंक कि
यानी हमने 4,000 रुपये में हमने 12 लोगों ने दर्शन किए लास्ट में बार्गेनिंग करके, वो भी इंटर करते हैं। उसमें भी 5 से 6 घंटे का लाइन रहता है। बट आप कभी बार्गेनिंग करें तो हमारा जो हुआ था वो 4,000 रुपये में 12 लोग हम लोग इंटर हो गए थे वीआईपी दर्शन पे। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि इससे इतना ही होता है और इससे नीचे भी होता है। शायद 3600 रुपये में हो जाता है, बट हमने 400 रुपये और ज़्यादा दे दिए। तो वहाँ पर भी दर्शन देता है। वहाँ पर 8 से 9 घंटे का लाइन था। यदि आप 8 से 9 घंटे का लाइन ले सकते हैं, हमारा क्या, मैंने आपको बताया कि हमारा पैकेज था, ड्राइवर जल्दी जल्दी कर रहा था कि शाम तक आ जाना, ये करना, तो हमको वीआईपी दर्शन लेना ही पड़े और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास में। तो वीआईपी दर्शन लेना ही पड़े वहाँ पर। थर्ड वन, हम गए केदारनाथ। केदारनाथ में जो हमारी गाड़ी सीतापुर पार्किंग तक गई। सीतापुर पार्किंग में इतना बड़ा जाम लगा रखा है गवर्नमेंट ने, यानी कि वहाँ पर अननेसेसरी का गाड़ियाँ रोक के रखी है पुलिस वालों ने। आगे मैं खुद जाके देख के आया कि आगे क्या हो रहा है। आगे कुछ भी नहीं था, रास्ता साफ था। अननेसेसरी पुलिस ने गाड़ियाँ वहाँ पर रोक के रखी है। अननेसेसरी पुलिस से पूछा तो बोले कि आगे जाम लगेगा। आगे भी पूछा, जाम लगेगा। जब हमारी ड्राइवर से बात हुई तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट में जो मुख्यमंत्री है, उनकी सरकार का और कुछ केदारनाथ में कुछ पार्षद वगैरह है, आई डोंट नो कि कौन है, उनके लिए, उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के पुलिस वाले मिलके यात्रियों को परेशान करते हैं और यात्रियों के साथ में जाम लगाते हैं, अननेसेसरी परेशान करते हैं, ताकि हम लोग उनको बोले कि उत्तराखंड सरकार अच्छी नहीं। बट ऐसा नहीं है। मुझे खुद ड्राइवर ने ये बात बताई है कि वहाँ का जो मुख्यमंत्री और इनका कुछ क्लैश है और उसकी वजह से ये यात्रियों को परेशान करते हैं, ताकि उत्तराखंड गवर्नमेंट को हम लोग ब्लेम करें। नो इशू। सीतापुर पार्किंग तक आप जाएंगे। सीतापुर पार्किंग से आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर सोनप्रयाग तक आपको जाने के लिए वहाँ पर टैक्सी मिलेगी। टैक्सी के लिए बहुत लाइन लगती है, वहाँ पर भी जाम लगता है। वहाँ पर भी जाम लगता है, टैक्सी के लिए लाइन लगती है। वहाँ पर 50 रुपये पर पर्सन में ऊपर ले जाते हैं, बट 1-2 घंटे लगते हैं। क्षमता है आपकी तो आप लोग केदारनाथ में पैदल चल के जाइए, अदरवाइज घोड़े कीजिए। घोड़े चलते हैं वहाँ पर और पूरा 5-6 घंटे में पहुँचा देते हैं, क्योंकि ऐसी जिगजैग चढ़ाई है और थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट पैदल चल सकते हैं तो वेल एंड गुड। मैंने आपको फिर बताया कि हमारे पास में टाइमिंग कम थी, बस वाले का प्रेशर था, इस कारण से हमसे घोड़ों का ट्रेवल करना पड़ा। उतरने में हम लोग पैदल उतर गए, कोई इशू नहीं आया, वहाँ पर सब कुछ ठीक था। अब केदारनाथ चढ़ाई में क्या होता है कि घोड़े वाले, खच्चर वाले, फिर पालकी वाले और पिट्ठू वाले, ये आम जनता को चलने नहीं देते। वहाँ पर टक्कर मार मार के निकलते हैं, धक्का मार देते हैं, गिर जाते हैं। मेरे साथ में चलने वाले 2 से 3 लोग, लेडीज भी गिरी है, लड़ाइयाँ भी हुई है, धक्का मार मार के जाते हैं। एक तरफ खाई रहती है, एक तरफ पहाड़ रहते हैं। खाई की तरफ चलो तो थोड़ा सा इधर होना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की मैटर होता है। वहाँ की पुलिस कुछ भी नहीं करती है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि पुलिस को भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वहाँ पर कि आपको कुछ नहीं करना है। और यात्रियों लड़ लेते हैं तो वहाँ पर ग्रुप बन के फिर लड़ाई करने आ जाते हैं वो लोग। तो अवॉइड कीजिए कि थोड़ा सा दूर डिस्टेंस बना के चलिए। घोड़े पास में आ रहे तो थोड़ा ध्यान से चलिए। और बाकी तो सबसे ऊपर जाने के बाद आपको अगेन वीआईपी के लिए 7,500 रुपये 5 पर्सन के लेना पड़ेंगे। रात को 12 बजे से 4 बजे तक लाइन में लगना पड़ेगा। हमारा 12 बजे लाइन में लगे तो हम 2 घंटे में हमारे वहाँ पर भी दर्शन हो गए और हमने वहाँ से निकल गए। पैदल उतरे हम। पैदल उतरने में हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। 7 घंटे लगे पैदल उतरने में और आराम से पैदल आप उतर सकते हैं। तो यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो घोड़े से चढ़ जाइए और उतरने में आप लोग पैदल उतर जाइए। लास्ट हम लोग आते हैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में ऐसा होता है कि वो लोग पहले ही रोक देते हैं हमको कि हम ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, और शायद 80 किलोमीटर पहले हमको रोक दिया था उन्होंने। कोई सा कोर्ट था वहाँ पर रोका था, तो वहाँ रोक दिया था और बोले थे कि सुबह सुबह चलेंगे। हम सुबह वहाँ से निकले। यस, हम लोग पीपल कोर्ट में रुके थे। पीपल कोर्ट में रुकने के बाद ऐसा होता है कि सुबह 6 बजे वहाँ से निकलो तो जाम लग जाता है या कुछ हो जाता है, तो 3 से 4 घंटे वापस से बद्रीनाथ पहुँचने में लग जाता है। जब तक आप बद्रीनाथ पहुँचोगे तब तक 1 किलोमीटर की लंबी लाइन लग जाती है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि आप रुकना चाहो बद्रीनाथ में, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि पैकेज करेंगे आप तो वो पीपल कोर्ट में ही रुकाएंगे, क्योंकि पीपल कोर्ट में सस्ती होटल मिलती है और उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरा सजेशन है कि आप बद्रीनाथ जाके रुकिए। सुबह 4 बजे लाइन में लग जाइए और सुबह 4 बजे लाइन में लगने के बाद आप लोग लाइन में लग जाइए तो इजीली अच्छे से दर्शन हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे।
आप 8, 9, 10 बजे तक दर्शन पे लगेंगे तो मुश्किल से हम लोग लग गए थे दर्शन के लिए 10 बजे। 1 किलोमीटर लंबी लाइन थी, रस्सियाँ बंधी थी, लोग बीच में घुस रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी, पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे थे। वापस तो प्रशासन की गलती मैं बताना चाहूँगा इसमें कि पुलिस कुछ करती नहीं है वहाँ पर। लड़ाइयाँ चलती है तो चलने दीजिए, आपस में भिड़ रहे हैं लोग, लाइन में घुस रहे हैं। हम लोग 1 किलोमीटर दूर खड़े हुए थे और आप यकीन नहीं मानेंगे कि 4 घंटे में हम लोग सिर्फ 200 मीटर आगे बढ़े थे। प्रॉब्लम तो हुआ काफ़ी, अगेंस्ट सेम प्रेशर कि गाड़ी वाले ने बोला कि वापस पीपल कोर्ट पहुंचना है, क्योंकि रात को 9 बजे सरकार ने बंद कर दिया कि ट्रैवल वहाँ पर नहीं कर सकते। अननेसेसरी हमको वीआईपी दर्शन के लिए बात करना पड़ी। वीआईपी दर्शन में हमारा एक बातचीत हुआ, 2000 रुपये पर पर्सन पे हम लोगों ने लिया और 2 बजे बंद होने वाले थे, बट उसके 5 मिनट के पहले हमको बैक साइड के रास्ते से अंदर जाना पड़ा। हमने वीआईपी दर्शन वहाँ पर किए और इमीडिएट हम लोग माना गाँव की तरफ निकले। माना गाँव में भी सेम इशू है। माना गाँव में टैक्सी वाले 50 रुपये पर पर्सन ऊपर तक ले जाने के लिए रहते हैं। वहाँ पर भी कुछ व्यवस्था नहीं है और आप लोगों को वहाँ तक जाना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ऊपर। बाकी काफ़ी अच्छी जगह है माना गाँव। माना गाँव जाके आइए। माना गाँव से वापस से आप पीपल कोर्ट रुकेंगे और पीपल कोर्ट से अगले दिन पूरे दिन चलने के बाद आप लोग हरिद्वार पहुँचेंगे। अब हमारे साथ ये हुआ था कि हम लोग पीपल कोर्ट से निकल गए थे 6 बजे। हरिद्वार पहुंचने के बीच में हमारा ऋषिकेश आता है। हमने ड्राइवर को बोला था कि ऋषिकेश रुकना है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऋषिकेश नहीं रुकना है हमको, क्योंकि हमारे एंटाइटी में, हमारे जो प्लान में है ऋषिकेश नहीं है। इतना रिक्वेस्ट किया बट उसको उसके परिवार के यहाँ जाना था, इसलिए वो ऋषिकेश नहीं रुका। हमने काफ़ी बोला भी कि ऋषिकेश हमको रुकना है, घुमा दो फिरा दो। नहीं रुका तो नहीं रुका, पूरे दिन की गाड़ी थी, उसके बाद भी उसने मना कर दिया। तो इस तरह से काफ़ी धांधली चलती है वहाँ पर। तो आप ड्राइवर से पहले ही बात कर लीजिए, गाड़ी करने से पहले, कि जितने भी साइट सीइंग जहाँ पर हम बोलेंगे वहाँ पर रुकना पड़ेगा, जहाँ पर जो करेंगे वो करना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से गाड़ी ले जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है और ये वीआईपी दर्शन के पैसा बच जाएगा। वीआईपी दर्शन का जो पैसा आप लोग जितने भी ग्रुप में जा रहे हैं वो पैसा आके आपको गाड़ी में ही लगाना है। तो गाड़ी जैसे 8000 रुपये 7000 रुपये पर डे पे ट्रेवलर मिल जाती है, 12 सीटर या 14 सीटर, तो वो आपका गाड़ी में लग जाएगा और इजीली आप लोग कर सकते हैं। अभी इजीली वहाँ पर आप खाना भी अच्छा ढूंढ सकते हैं, सब कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं। कभी आप ट्रेवल एजेंसी के थ्रू नहीं गए तो हम लोग ट्रेवल एजेंसी के थ्रू गए, हमको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी और सब कुछ प्रॉब्लम फेस हुई है हमारे साथ में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तराखंड गवर्नमेंट भी बिल्कुल भी उस जगह पे यात्रियों का वो नहीं दे रही है, साथ नहीं दे रही है। यात्री कैसे भी करके चल रहे हैं, जा रहे हैं। हरिद्वार में 1 किलोमीटर के 200 रुपये ले रहे हैं, टैक्सी वाले 200 रुपये ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जहाँ तक हो आप लोग अपना जितना पैसा बच रहा है बजट में चलिए। कुछ नहीं है, होटल में रुकना है, सिर्फ रात ही रुकना है, तो लग्जरी डिलक्स होटल लेके कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि रात पूरी भी नहीं रुक पाते, सुबह उठ के दौड़ना ही पड़ता है। तो हर जगह पे आप ऐसा ही कीजिए और वेल एंड गुड कि आप अच्छे से यात्रा कर पाए। यात्रा करते समय ध्यान रखिए कि आप लोग थोड़ा सा जो मिनी स्टोव है और 2-3 सिलेंडर रख के ले जाइए, क्योंकि कई बार जाम की स्थिति में वहीं पर मैगी वगैरह रख के ले जाइए। मैगी है, टमाटर है, आलू है, वो लगते हैं। तो जाम की कभी स्थिति बनती है तो बच्चे कभी साथ में रहते हैं तो मैगी बना के या खिचड़ी बना के वहाँ पर खा सकते हैं, क्योंकि होटल्स वगैरह नहीं रहती जाम के समय में। पानी का कैरेट रखिए पूरे हरिद्वार में 3 से 4 पानी का कैरेट रख लीजिए, क्योंकि काफ़ी रास्ते में काफ़ी महंगा पानी का बोतल मिलता है, 30 रुपये 40 रुपये ऐसा होता है। छोटे छोटे मिनी बोतल मिलते हैं, उसका कैरेट पूरा उठा लीजिए, वो गाड़ी में रखिए। गर्म होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि ठंडक रहती है तो ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं रहता है। और टिकट पहले से करवा के चलिए, अपना प्लान पहले से करके रखिए। हरिद्वार जब आपने सोच लिया है कि आप 10 दिन रुकेंगे या 11 दिन का टूर है आपका, तो 2 दिन पहले आगे का टिकट करवाइए। भले हरिद्वार 2 दिन ज़्यादा रुक जाइए, वो चलेगा। गंगा आरती देखिए, सब कुछ करिए, बाकी अच्छे से है। और ट्रैवल एजेंसी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि उनका भी धंधा है। हम लोग जिस ट्रैवल एजेंसी से गए थे उनके साथ काफ़ी दिक्कतें हुई हमको। जिस ड्राइवर के गए थे उसका भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि उनका भी धंधा है, वहाँ पर 6 महीने का धंधा रहता है, तो मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूँगा। बट आप सतर्क रह के काम कीजिए और आप पूरी तरह से ये उत्तराखंड 4 धाम कीजिए। ओके।